हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ पछतावा। आज जैसे ही निशा ने दरवाजा खोला, सामने शारदा उसके यहाँ काम करने वाली खड़ी थी। अरे शारदा, आज तो तुमने काफी देर कर दी। हाँ दीदी, आज किसी घर पर मेहमान आए हुए थे, थोड़ा काम ज्यादा था। शारदा के साथ एक छोटी सी लड़की भी थी। वह उसे लेकर अंदर आ गई। निशा 3 महीने पहले ही यहाँ पर आई थी। वह स्कूल में टीचर थी और यहाँ पर फ्लैट में अकेली रहती है। वह ज्यादा बातें नहीं करती। शारदा आती है और अपना काम करके चली जाती है। अरे शारदा, यह बच्ची कौन है। दीदी, यह मेरी बेटी है। हर रोज मेरी माँ के पास छोड़कर आती हूँ। आज मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अपने साथ ले आई थी। अच्छा ठीक है। मैंने उसे एक बिस्कुट का पैकेट दे दिया। वह जमीन पर बैठकर खाने लगी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई और शारदा अपना काम करने लगी। मेरे स्कूल से आने के बाद वह आती थी, बर्तन सफाई, कपड़े, डस्टिंग सब करके चली जाती थी। आज शारदा की बेटी को देखकर मुझे अपना बच्चा याद आ गया। परवीन और मैंने प्रेम विवाह किया था। उसके परिवार वाले और मेरे परिवार वाले दोनों ही खुश नहीं थे। शादी से तो हमने मंदिर में शादी कर ली और एक किराए का मकान लेकर रहने लगे। वह एक ऑफिस में काम करता था और मैं स्कूल में पढ़ाती थी। शुरू शुरू में खर्च कम थे, कमाई ज़्यादा थी। हमने पैसे जोड़कर घर का एक मकान ले लिया था। शादी के 5 साल बाद मैं मां बनने वाली थी। परवीन और मैं दोनों बहुत खुश थे। परवीन मेरा बहुत ध्यान रखता था। हमारा एक प्यारी सी बेटी का सपना था। अब हम दोनों ने अपने परिवार वालों को भी यह खुशखबरी बताई, पर दोनों बोले तुम हमारे लिए मर चुके हो। उसके बाद हमने उनके पास फ़ोन नहीं करा। उस दिन मेरा रूटीन चेकअप था। परवीन मुझे लेकर डॉक्टर के गया था। डॉक्टर ने कहा था अभी बच्चा होने में हफ्ता 2 हफ्ता लग सकता है। हम दोनों बहुत खुश थे। वापस आते हुए परवीन ने मेरी पसंद की आइसक्रीम भी ली। पर किस्मत के आगे किसका जोर चलता है। हम घर तक पहुंच गए थे। इतनी देर में एक ट्रक वाले के साथ टक्कर हो गई। हम दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। किसी तरह आसपास के लोगों ने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया। पर जब तक परवीन की सास उसका साथ छोड़ चुकी थी। और इतने ही मुझे डॉक्टर अंदर लेकर गई। मेरा बच्चा भी दुनिया से जा चुका था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था, तो चुप करवाने वाला कोई नहीं था। मैं क्या करूं, मेरे साथ क्या हो गया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मेरी सहेली रवीना को पता चला तो वह भागी आई। वह आगरा में रहती थी। उसके सिवा दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं था। उसने आकर मुझे संभाला। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको उनके पापा के पास छोड़कर बेचारी मेरे लिए भागी चली आई और फिर कहने लगी, निशा, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम कहीं और ट्रांसफ़र करवा लो और वहीं पर फ्लैट ले लो, इस मकान को बेचकर। मैंने अपने स्कूल में ट्रांसफ़र की अर्जी दी। मेरे हालात देखकर चंडीगढ़ स्कूल में मेरा ट्रांसफ़र कर दिया। रवीना और उसके पति ने बहुत ही मेहनत करके जल्दी ही मकान बेचकर स्कूल के पास ही एक फ्लैट दिलवा दिया और कहने लगे आते जाते रहेंगे। तुम्हें कभी किसी भी तरह की मदद चाहिए तो कहने में हिचकना नहीं। कहने को तो रवीना मेरी सहेली थी, पर मेरी बहन की तरह मेरा साथ दिया था। उसके पति भी एक भाई की तरह साथ खड़े रहे। सारा सामान लगवा कर, राशन ला कर दिया, सब सेट करके गए थे ताकि मैं पीछे से खाने पीने में लापरवाही ना करूं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। अब मैं काफ़ी हद तक अपने आप को संभाल लिया था। जब इंसान को कोई और नहीं दिखता तो भगवान ही उसको अपने आप को संभालने की ताकत दे देता है। मैं अपनी पुरानी यादों से घिरी हुई थी। इतनी देर में शारदा आकर कहने लगी, दीदी काम हो गया है, मैं जा रही हूँ। ठीक है शारदा। और वह चली जाती है। अगले दिन जब वह काम करने आती है तो उसकी बेटी उसके साथ नहीं थी। मैंने कहा, आज बेटी को नहीं लाई। नहीं, आज मेरी माँ की तबीयत ठीक थी। तुम अपनी बच्ची को स्कूल क्यों नहीं भेजती क्या। तो वह वहीं बैठ गई। मैं अपने लिए चाय बनाने लग रही थी। एक कप चाय उसको दे दी और एक खुद पीने लगी। कितने साल की है तुम्हारी बिटिया। 5 साल की हो जाएगी दीदी। तो फिर स्कूल क्यों नहीं भेजती। अब आपको क्या बताऊँ दीदी, रिया मेरी तीसरी बेटी है। अब की बार मेरे पति को बेटा ही चाहिए था। जैसे ही पता चला बेटी हुई है, बिल्कुल पागल हो गया। इसको अनाथ आश्रम छोड़कर आने लगा। मैंने बहुत मुश्किल से बचाया। मैं उसके पास इसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती। बार बार कहता है उसको अनाथ आश्रम छोड़, मैं इतनी लड़कियों को नहीं पाल सकता। बड़ी लड़की को भी काम पर लगाने की जिद करने लग रहा है। कहीं मेरे पीछे से इसे कहीं छोड़ ना आए, इसलिए मैं अपनी माँ के पास छोड़कर आती हूँ। चाय पीकर वह अपने काम में लग जाती है। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगती हूँ, कोई बच्चों के लिए तरसता रहता है और किसी को उनकी कदर नहीं होती। फिर मेरे मन में कुछ विचार आया। जब अगले दिन शारदा आई तो मैंने उससे कहा, शारदा, ऐसे तुम कब तक पहरा भरोगी और बिना पढ़ाई लिखाई के बच्ची की क्या ज़िंदगी बनेगी। क्या करूं दीदी, माँ हूँ। अब अपनी बच्ची को अनाथ आश्रम में तो नहीं भेज सकती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बेटी रिया को गोद ले सकती हूँ। यह आप क्या कर रही हो दीदी। यह मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि बच्ची का भविष्य खराब ना हो।
मैं उसे अपने स्कूल में अपने साथ ले जाया करूँगी, साथ में आ जाया करेगी। तुम घर पर काम करने आती हो, जब तुम उससे मिल लिया करना। वह तुम्हारी बेटी है और तुम्हारी ही रहेगी। गोद लेने से जो तुम्हारे पति का तुम्हारी बेटी को कहीं छोड़कर आने का डर है वह खत्म हो जाएगा। तुम अपने पति को कह देना कि मैं अनाथ आश्रम में छोड़ आई हूँ। रिया पढ़ लिख लेगी तो कल को अपने पैरों पर खड़ी होगी। सोच कर बताती हूँ कल मैं दीदी। ठीक है शारदा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। फिर वह अपने काम करके चली जाती है। अगले दिन अपनी बेटी को साथ में लेकर आती है और कहती है, लीजिए दीदी, आज से यह आपकी हुई। पहले तो रिया रोने लगी, फिर शारदा ने समझाया, बिटिया दीदी तुम्हें स्कूल भेजा करेगी, अच्छी अच्छी किताबें दिलवाएगी। और चली जाती है। निशा पेपर तैयार करवाकर बच्ची को अपने नाम करवा लेती है ताकि कल को उसका पति कोई बखेड़ा ना करे, और बच्चे का स्कूल में नाम लिखवा देती है। धीरे धीरे रिया का मन स्कूल में पढ़ाई में लगने लगता है। ऐसे इसमें बीत रहा था। रिया हर बार स्कूल में फर्स्ट आती थी। उसका सपना डॉक्टर बनने का था। पहले तो वह निशा को आंटी और शारदा को मम्मी कहती थी, फिर अपने आप ही निशा को माँ कहने लग गई। जब रिया ने पहली बार उसे माँ कहा था तो निशा उसको गले लगाकर बहुत रोई थी। अब तो निशा की जिंदगी का उद्देश्य भी रिया का सपना पूरा करना था। समय तो अपनी गति से चलता ही रहता है। आज रिया का मेडिकल का रिजल्ट आया था तो उसने टॉप किया था। आज शारदा और निशा दोनों बहुत ही खुश थी। रिया बहुत ही दिन रात मेहनत कर रही थी। अब कुछ सालों में बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई। आज उनके हॉस्पिटल की तरफ से उनके ही बस्ती में फ्री कैंप लगाया गया था। कल कई दिन से रिया के बापू की तबीयत खराब थी। अब वह पहले जैसा गुस्से वाला नहीं रहा था। सदा शारदा उसको कहने लगी, सुना है आज बस्ती में कैंप लग रहा है, चलो उसमें जाकर तुम्हें दिखा लाती हूँ। शारदा को नहीं मैं पता था कि रिया भी कैंप में आ रही है, क्योंकि दोनों बेटियां शादी के बाद वापस आकर घर बैठ गई थी। दोनों के पति एक नंबर के शराबी थे और अब वह भी घर घर जाकर काम करती थी। अब शारदा से काम नहीं होता था, बस वह कभी कभी रिया से मिलने के लिए उनके घर चली जाती थी। जब वह अपने पति को कैंप में लेकर जाते तो रिया को देख लेती है। फिर अपने पति को देखकर वह कांपने लगती है। अगर उसे पता चल गया कि मैंने झूठ बोल रहा था तो यह मुझे छोड़ेगा नहीं। इससे पहले वह कुछ कहती, उसका पति रिया को देखकर कहता है, देखा तो शारदा, वह डॉक्टर बिल्कुल हमारी छोटी गुड़िया जैसी लग रही है। अगर आज वह होती तो वह भी इतनी बड़ी होती, पर उसे तो मैं अपनी जिद में अनाथ आश्रम में छुड़वा दिया, और हमारे पास भी रहती तो बड़ी बेटियों की तरह वह भी किसी घर के बर्तन मांझ रही होती। इतनी देर में रिया वहाँ आ जाती है। वह अपने बापू को नहीं पहचान पाती और शारदा को देखकर कहने लगी, मम्मी आप यहाँ, आपको भी चेकअप करवाना है। कितने दिन हो गए आप घर पर मिलने भी नहीं आए। माँ भी आपको याद कर रही थी। शारदा अपने पति की तरफ देखकर कांपने लगी। वह कहने लगा, शारदा यह लड़की कौन है जो तुम्हें मम्मी कह रही है? जी 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 वो जी 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 क्या कर रही है जी? अपनी छोटी गुड़िया, अपनी छोटी गुड़िया, उससे तो तुम अनाथ आश्रम में दे आई थी। नहीं जी, वह निशा दीदी ने इसको गोद ले लिया था। इतने में निशा भी वहाँ आ जाती है। अरे शारदा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ दीदी मेरी तबीयत तो ठीक है। वह रिया के बापू की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको दिखाने लाई थी, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर रिया आई है। ऐसा सोचने लगी, निशा सोचने लगी, इतने सालों का राज आज खुल ही गया। पता नहीं ये आदमी अब क्या बवाल करेगा। पर वह तो निशा के पैरों में गिर गया। मेम साहब, आपका यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तो निशा ने उसे मुश्किल से उठाया। आप ऐसा मत कीजिए, और मैंने कोई एहसान नहीं करा है। बच्ची में काबिलियत थी और उसकी मेहनत ही रंग लाई है ना मेम साहब। मैं तो इस बेचारी की जान के पीछे ही पड़ गया था। यह तो आपका ही एहसान है जो आज यह काबिल बन पाई। और वह अपनी बेटी के सामने भी हाथ जोड़ता है तो रिया कहती है, पापा आपके गुस्से में भी मेरी भलाई छुपी थी। ना आप गुस्सा करते, ना ही माँ के पास रहती और ना ही आज मैं डॉक्टर बन पाती। निशा कहती है, अंत भला तो सब भला। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।